और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में G20 समिट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच चुकी हैं। G20 समिट से जम्मू कश्मीर के पर्यटन, इंडस्ट्रियल क्षेत्र समेत विभिन्न लोगों को निर्यात के दरवाजे खुलने की उम्मीद है। उधर श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का होना कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। भारत ने श्रीनगर में G20 बैठक में संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस की आलोचना की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि भारत को देश के किसी भी हिस्से में अपनी बैठकों की मेजबानी करने का विशेषाधिकार है। मिशन ने फर्नांड डी वेरेंस की टिप्पणियों को निराधार और अनुचित करार दिया और कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। फर्नांड डी वेरेंस ने श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक पर सवाल उठाए थे। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार कर रहा है। इंटेलिजेंस के सूत्रों ने न्यूज 18 को जानकारी दी है कि पाकिस्तान G20 बैठक का बहिष्कार करने के लिए उकसा रहा है। विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है। भारत विरोधी और प्रदर्शनकारियों के 100 से ज्यादा प्रोफाइल और मोबाइल नंबर मिले हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता परवेज श्रीनगर से। परवेज, एक तरफ G20 की सफलता, यानी कि G20 को हम होस्ट करने जा रहे हैं, भारत इसका होस्ट है, मेजबान है, ये एक सफलता है, बड़ी सफलता है। कई देशों के यहां नुमाइंदगान पहुंचेंगे। दूसरी तरफ ये इस तरह की जो तखरीबी कार्रवाइयां चल रही हैं, इसे डिफेम करने की कोशिश हो रही है, इसे डीरेल करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश दरअसल इसका सूत्रधार कौन है, क्यों हो रहा है ये? बिल्कुल विशाल, अगर हम बात करें न सिर्फ इसमें सोशल मीडिया फ्रंट पे, बल्कि इससे पहले भी अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने कोशिश की, जो 2 टेरर अटैक्स हुए पुंछ और राजौरी में, वो भी इसी का हिस्सा थे कि G20 से पहले कुछ ऐसी हरकत यहाँ पे की जाए जिससे कि सुर्खियाँ बने, पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें सुर्खियाँ बने। हालांकि उसमें वो नाकाम रहे, लेकिन अब जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है वो ये है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनके प्रोफाइल्स बने हुए हैं फेक, उन पे लगातार ये एक मैसेज दिया जाता है कि कश्मीर के हवाले से अलग अलग किस्म की मैसेजेस वहाँ से दी जाती हैं और लोगों को कहा जाता है कि G20 समिट यहाँ कराने का क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है पाकिस्तान और चीन ने काफ़ी कोशिशें की कि जो G20 समिट का जो टूरिज्म समिट यहाँ कश्मीर में होने जा रहा है उसमें किसी तरह से रखना डाला जाए और उसमें जो ममालिक आ रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, जिसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो कुल मिला के देखें तो कोशिशें लगातार हैं पाकिस्तान की कि जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उस वहाँ पे भी काउंटर किया जाए इंडिया को, और जो यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडलर्स जो उनके हैं वो भी अपनी तरह से लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो कश्मीर के लोग हैं इस टाइम वो खुश नजर आ रहे हैं इस G20 समिट से, क्योंकि उनको पता है इससे न सिर्फ कश्मीर की छवि जो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे काफी बिगड़ी हुई थी उसमें सुधार होगा, बल्कि साथ साथ जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं इसके, जो टूरिज्म को रिवाइवल मिलेगा, जो टूरिज्म से अलाइड सेक्टर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है उनको जो बढ़ावा मिलेगा और जो बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा, वो यहाँ पे लोग अब यही चाहते हैं कि जो हालात अब सुधर गए हैं तो अब हालात ऐसे ही सुधरे ही रहने चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए अपना कारोबार करने का, अपना जो रोजी रोटी कमाने का, क्योंकि हमने देखा पिछले 30-32 साल से यहाँ मिलिटेंसी चली आ रही है और यहाँ पे लोगों को खासतौर जो ट्रेड कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, काफी उनको खसारा उठाना पड़ा है इन 30-35 सालों में। अब जाके अगर टूरिज्म अब पूरी तरह से खुल रहा है यहाँ पे, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं, नेशनल लेवल के जो लोकल टूरिस्ट हैं वो तो आ ही रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम
बात करें 1.88 करोड़ जो है पिलग्रिम जो टूरिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर का रुख उन्होंने किया है। इस साल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है कि 2 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, वो जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और ये नंबर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे में जब ऐसे इस किस्म का इंटरनेशनल एक इवेंट यहाँ कश्मीर में होने जा रहा है तो पाकिस्तान को ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें काफी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कश्मीरी लोगों के लिए काफी बेनिफिट्स हैं इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि जो एक इमेज यहाँ की बाहर गई थी, खासतौर अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की भी बात करें, वहाँ पे भी कश्मीर की छवि को सही से प्रेजेंट नहीं किया जाता था। अब क्योंकि बताया जाता है कि इस डेलीगेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो है मीडिया के कर्मियों की, जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, वो भी आएंगे, वो भी यहाँ अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पे जम्मू कश्मीर हैं। खासतौर अगर हम बात करें 2019 के बाद जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हैं, मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो पूरी तरह से डाउन है। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग या फिर शटडाउन वगैरह के इंसिडेंट्स हैं, उसमें जीरो ग्राफ पे वो भी आ गया है। तो हालात जब अब सुधरे हैं तो यहाँ के लोगों में भी उम्मीद जगी है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आता था पहले 80s में, 90s से पहले जब मिलिटेंसी यहाँ शुरू हो गई, उससे पहले वो शायद रिवाइव हो सकता है और वो दौर एक बार फिर से शायद आ सकता है, क्योंकि जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है मुल्क में, उससे न सिर्फ कश्मीर का बल्कि जो मुल्क की इकोनॉमी है उसमें भी बढ़ोतरी मिलती है, उसमें भी इजाफा होता है जब फॉरेन करेंसी आती है। तो लोगों का इसमें रद्द-ए-अमल यही है कि लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे ये इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिस तरह की तैयारियां हमने पिछले 10-15 दिनों में यहाँ पे देखी हैं, अगर हम देखें तो जो इवेंट्स हैं, जिस तरह से बच्चों की पार्टिसिपेशन है, जिस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स जो आर्टिजन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन है, जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं, उससे लगता है कि काफी जोशो खरोश यहाँ के लोगों में है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि क्योंकि एजेंसीज के पास इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान को इसमें ऐसी हरकत कर सकता है कि यहाँ पे G20 का समिट जो है उसमें रखना डाला जाए। इसके हवाले से एलॉबरेट अनप्रेसिडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो इस बारी किए गए हैं, जबकि इसी खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र वागू भी जुड़ चुके हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो, उनसे भी एक बात करते हैं। शैलेंद्र, ये तो एक तरफ तैयारी हो रही है G20 की, बिल्कुल अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम इस इजलास के, और दूसरी तरफ ये जो सरहद पार से कोशिशें हो रही वो अलग है, लेकिन जो आलोचना या जो भारत ने की है, सख्त आलोचना की है, सख्त टिप्पणी की है, बल्कि जो फर्नांडो डी वेरेंस की रिमार्क्स पर, ये क्या बताता है? ये किस तरह का मतलब ये इशू है और इससे किस तरह G20 के ये जो आने वाले समिट है उस पर क्या किसी तरह कोई असर पड़ सकता है? देखिए, जो कुछ आवाजें उठ रही हैं वो कश्मीर में नॉर्मलसी और कश्मीर में डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते हैं। सीधे तौर पे पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कश्मीर में इस तरह के इवेंट्स कराए जाए, लेकिन जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का G20 से कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह से पाकिस्तान का श्रीनगर से भी कोई लेना देना नहीं है। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से कुछ दिन पहले गोवा में कही थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस इवेंट के आखिर में। तो अहम बात यह है कि जहां पर कश्मीर में एक बड़ा मौका मिल रहा है, कश्मीर के खूबसूरती को, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को, टूरिज्म को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और ये इतना बड़ा इवेंट कश्मीर में होने जा रहा है, तो जाहिर तौर पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है। आपको बता दें कि इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेट लेवल पर भी और सेंटर भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बहुत खास मौका है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि लद्दाख में भी कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि वहां पर आप Y20 क्यों करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक कामयाब Y20 का ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में, जिसमें कई देशों के 35 के आसपास देशों के उसमें, क्योंकि इसमें इन्वाइटेड कंट्रीज भी रहती हैं, वो उन्होंने इसमें शिरकत की थी। तो जाहिर तौर पर यह कामयाब इवेंट होने जा रहा है श्रीनगर के अंदर। इसी बीच हम देख रहे हैं कि यूएन के जो एक स्पेशल ऑनवॉय है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2021 में जब एक डेलीगेशन, डिप्लोमेटिक डेलीगेशन श्रीनगर जाने वाला था, उस वक्त भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे 2019 में जो कदम उठाए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, और भारत सरकार ने तब ये साफ कर दिया था कि जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं 5 अगस्त 2019 को, वो भारत का अंदरूनी मामला है और भारत की संसद ने इस पर मोहर लगाई है। तो जाहिर तौर पर ये जब इवेंट की डेट्स नजदीक आ रही हैं तो फिर से इसकी टाइमिंग देखनी चाहिए कि जिस तरह से यूएन के एनवॉय ने इस तरह का कमेंट किया है, स्पेशल एनवॉय ने, इसकी टाइमिंग देखी जानी चाहिए कि ठीक 5-6 दिन पहले उन्होंने ये कमेंट ट्वीट के जरिए अपना किया है, लेकिन इसके साथ ही
MEA ने या यूं कहे कि जो हमारा मिशन जिनीवा में है इंडिया का UN में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये कमेंट है ये बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है और ये भारत का प्रेरोगेटिव है, ये भारत का अधिकार है कि वो भारत में कहां मीटिंग कराना चाहता है। भारत ये साफ कर चुका है कि मीटिंग्स सिर्फ श्रीनगर में नहीं हो रही है, देश भर में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली है, हो रही हैं और इसमें अलग अलग राज्यों को चुना गया है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में लद्दाख को और श्रीनगर को चुना गया। तो ऐसे में किसी भी देश को या किसी भी संस्था को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है जहां पर जैसा भी मनोज बता रहे थे कि इसमें न सिर्फ डेलीगेट्स आएंगे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, ताकि सही तस्वीर जब तक नहीं दिखाई गई इंटरनेशनल मीडिया में, खासतौर से वेस्टर्न मीडिया में, उनको भी शोकेस किया जाए कश्मीर के एक्चुअल सिचुएशन के बारे में। जी शायद हमारे साथ श्रीनगर से परवेज जुड़े हुए थे और उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी जो आपने बताया मनोज ने। बहरहाल तो ये हमारी क्वेश्चन बिल्कुल जो है भारत इस पर बिल्कुल अडिग है। और परवेज मैं एक बार सिर्फ आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि तैयारियों को आप किस तरह से वहां पर देख रहे हैं? तैयारियों को सिर्फ जरा आप डिटेल बताइए कि किस तरह की तैयारियां हो रही है और उस तैयारी से एक जो वहां के कॉमन जो मैन है उसमें कितना जोश, कितना उत्साह नजर आ रहा है? कि यहाँ जो तैयारियां हो रही हैं वो दो फ्रंट्स पे हो रही हैं। एक तो श्रीनगर शहर को किस तरह से जाज़िब नज़र बनाया जाए, जो ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं इनकी लेवल तक किस तरह से इसको ब्यूटिफाई किया जाए, फेस लिफ्ट किया जाए, एक तो उसका यहाँ पे इस टाइम तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें, दूसरी तैयारियां जो हैं वो ये हैं कि किस किस जगह पे ये इवेंट्स होने जा रहे हैं, उसकी वो जो किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। SKICC में बताया जाता है कि एक इवेंट होने वाला है, गुलमर्ग में इवेंट्स होने वाले हैं। तो अभी तक 2 डेस्टिनेशंस बताए गए हैं कि श्रीनगर में SKICC और गुलमर्ग में इवेंट्स होंगे इस समिट के। तो वहां पे भी जो लगातार हमने देखा कि तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है वहां पे। यहाँ पे हमने काफी जोशो खरोश देखा जो पिछले इन दिनों में जो इवेंट्स G20 समिट के हवाले से जो इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए। हमने हाल ही में देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, जिसमें काफी एक्टिविटीज रखी गई थी, उसमें ट्रैकिंग रखी गई थी, साइकिलिंग एक्सपीडिशन रखा गया था, हॉट एयर बैलून का वहां पे फ्लैग ऑफ किया गया था। तो काफी न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने बल्कि काफी बच्चे भी उसमें, स्कूली बच्चे भी और कॉलेजेस के बच्चे भी उसमें शामिल हुए। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो काफी उनके अंदर काफी जोश और जज्बा हमने देखा कि G20 के हवाले से, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि 1947 से अब तक इतना बड़ा जो इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। और खास तौर जब कश्मीर एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जबकि यहाँ पे जो मिलिटेंसी पिछले 30-35 साल से रही है वो एक आखिरी लम्हे पे अभी इस टाइम चल रही है। तो एक नए फेज में कश्मीर एंटर हो रहा है। तो उसके चलते बिजनेस के जो इस पे प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ के लोगों को, वो काफी सराहना है और वो काफी लोग उसमें काफी जोश खरोश से जो है वो जज्बा पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं। जहां तक अगर हम तैयारियों की बात करें, श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल ही रहे थे, लेकिन जिन एरियाज में G20 समिट का आयोजन होगा, जहां से ये गुजरेगा G20 समिट, उनको खास ब्यूटिफाई किया जा रहा है। हमने देखा कि पोलो व्यू मार्केट, यहाँ पे एयरपोर्ट से SKICC का रोड, या फिर अगर हम कहें इल्यूमिनेशन जो है वो पूरे शहर में कर दी गई है। और हमने देखा एयरपोर्ट से SKICC तक की जो इल्यूमिनेशन है वो ट्राई कलर फ्लैग्स, जो हमारे फ्लैग में ट्राई कलर्स हैं, उनके लाइट के पैटर्न के हिसाब से वो इल्यूमिनेशन की गई है। बहुत शुक्रिया परवेज आपका श्रीनगर से इस पर जानकारी देने के लिए। और शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम तैयारी के लिए। तो ये लगातार जो चीजें हैं, आवाजें उठ रही हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, क्या है, ये सबको पता है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए और खासतौर से कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि G20 जैसा एक समिट अनकरीब वहां मुनक़िद होने जा रहा है, उस इजलास वहां होने जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें, आप बने रहने देते JKLH के साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से है। शिमला से ये बड़ी खबर आ रही है कि डिप्टी मेयर उमा कौशल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और बयान यह है कि टाउन हॉल में दफ्तर नहीं तो काम नहीं। जी हां, डिप्टी मेयर उमा कौशल का कहना है कि टाउन हॉल में अगर दफ्तर नहीं तो काम नहीं। मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, घर से और फील्ड से कर रही हूं काम। मैं काम कर रही हूं, वर्क फ्रॉम होम काम कर रही हूं।
डिप्टी मेयर उमा कौशल का बड़ा बयान, टाउन हॉल में दफ्तर नहीं तो काम नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम हूं और घर से और फील्ड से काम कर रही हूं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बयान के पीछे और इस स्टैंड के पीछे क्या वजह है और क्यों ऐसा है कि टाउन हॉल में दफ्तर नहीं है, दफ्तर को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह पर और उस वहां जाने को तैयार नहीं है उमा कौशल। वो चाहती हैं कि उनका जो ऑफिस है पहले की तरह ही वो टाउन हॉल में रहे, चूंकि टाउन हॉल में ही दफ्तर डिप्टी मेयर का ही हुआ करता था और उनके इस स्टैंड को कई लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। पर सब चाहते थे कि आप कुर्सी पर बैठे, पर आपको शायद दफ्तर पसंद नहीं आया, ये माने? नहीं, दफ्तर की तो बात जहाँ तक है, मुझे जब पता लगा कि मेरा ऑफिस जो है वो सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया, इस वजह से मैंने वो ऑफिस के लिए बैठने से मना कर दिया, क्योंकि हमेशा से आज तक ऐसा होता रहा है कि मेयर के साथ डिप्टी मेयर का ऑफिस रहा है। तो जब मुझे वहाँ अपना ऑफिस नजर नहीं आया तो फिर मैंने कार्यभार कल से संभालने के लिए मना कर दिया था कि जब ऑफिस होगा तो मैं संभालूंगी, तब तक मैं घर से काम करूंगी। सबसे बड़ी 21 महिलाएं आएंगी। कौशल का यह कहना है कि जब तक मेरा दफ्तर टाउन हॉल में नहीं होगा पहले की तरह, तब तक मैं घर से काम करूंगी। आखिर इसके अंदर की बात क्या है, इसके पीछे जज क्या है? रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये पूरा मामला है क्या? मतलब ये कोई या तो कोई मामला ही नहीं है, बहुत छोटी सी कोई बात है और उस पर उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, या फिर बहुत बड़ा कोई मामला है। आखिर इसके पीछे की क्या सियासत है, क्या सोच है? देखिए, उमा कौशल भी ये कह रही हैं कि ये बेहद अटपटा था जब सबको मालूम था कि 2 दिन बाद शपथ होनी है और नए मेयर और डिप्टी मेयर बन जाने हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले इस ऑफिस को शिफ्ट किया गया, जबकि जो नक्शा है, जो जीर्णोद्वार हुआ था पूर्व में जब माकपा शासन में थी, तो उस वक्त के जो मेयर है संजय चौहान, उन्होंने भी ये कहा था कि नक्शा जो पास हुआ था, जब नक्शा अप्रूव हो जाता है, उसमें एक मेयर का ऑफिस था और डिप्टी मेयर का ऑफिस था, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि रातों रात जो है किसी को सूचना नहीं दी गई। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि शहरी विकास विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया और जिस तरह से कमिश्नर ने ये कहा कि ये दफ्तर जो है शिफ्ट करने के लिए एक जो है रिव्यू पिटीशन भी डाली गई है। तो ये काफी जो है यहाँ पर हैरान करने वाला मसला था कि किसी को रातों रात जो है खबर इसकी नहीं होती। और जब और ये भी उमा कौशल ने ये बताया कि अभी तक उनको ये जानकारी दी गई है कि पूर्व में शायद भाजपा सरकार के समय में, जब भाजपा नगर निगम में सत्ता में थी, तो उस वक्त शायद ये फैसला लिया गया था। तो लेकिन उसके बाद भी 1 साल का समय हो गया, प्रशासक बैठा था, अचानक कैसे रातों रात कैसे जो है यहाँ पर ये बदला गया। हालांकि किसी तरह की राजनीतिक मंशा से यहाँ उमा कौशल ने इनकार किया है। उमा कौशल बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री को शायद इसकी जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जैसे उनको ये पता चला वैसे ही उन्होंने ये कह दिया है कि उनका जो ऑफिस है वो वहीं शिफ्ट होगा। और ये वो हवाला ये दे रही है। देखिए, ऑफिस होना नहीं होना वो बड़ा जो है यहाँ पर मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि जनता उसमें परेशान होगी। जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, एक मेयर का ऑफिस जो है वो टाउन हॉल में होगा, डिप्टी मेयर बैठेगा सब्जी मंडी में जाकर, जो दफ्तरों के बीच जो लोगों को आना जाना है, और कमिश्नर जो है डीसी ऑफिस बैठेगा, तो परेशानी बहुत होगी। और जबकि वो जो है वो ऑफिस जो है वो ये एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक लेकिन है। अभी आपने बताया रणवीर कि जो डिप्टी मेयर का दफ्तर है वो इससे पहले जो पार्टी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर काबिज थी, या जिसका वहां पर हम कह सकते हैं जिसकी बहुमत थी, जो उसे संभाल रही थी, वो बीजेपी है। आपने भी कहा कि ये फैसला पिछले ही उस कार्यकाल में हो चुका था, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, ये जानकारी जो है उमा कौशल की तरफ से हमें दी गई कि उन्हें भी अभी ये जो है पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी नहीं है कि अगर ये पूर्व सरकार के समय
जो पार्टी यहाँ सत्ता में थी नगर निगम में, उसके समय ये लिया गया था। तो फिर तब तक जो है आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई? प्रशासक तो यहाँ पर था ही, या फिर जबरदस्ती की कोई कंट्रोवर्सी यहाँ पर पैदा की जा रही है? तो उन्होंने ये कहा है कि इस टाउन हॉल की जो है एक सैंक्टिटी है और इस टाउन हॉल की गरिमा है और जो नियम है उसके तहत ही ये ऑफिस दोनों है, मेयर और डिप्टी मेयर के ऑफिस आते हैं। और वो ये कह रही है कि काम तो उन्होंने शुरू कर दिया। वो कह रही है कि मैं तो वर्क फ्रॉम होम हूं और फील्ड से मैं यहाँ पर काम कर रही हूं। लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल साफ ये कह रही है कि जब तक वो ऑफिस दोबारा नहीं खुलता है जी, तब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगी, वो घर से काम करेंगी, फील्ड से काम करेंगी। और टाउन हॉल में जो हवाला दिया जा रहा है कि हाउस जो है बुलाना पड़ता है, मासिक बैठक बुलाई जानी है। अब 34 लोगों की जो है बैठने की तो जगह वहां पर है ही नहीं। जो डिप्टी मेयर का ऑफिस है उतना बड़ा वो ऑफिस नहीं है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है उसको लेकर ये मुद्दा जो है काफी गर्माता जा रहा है। एक रोज पहले आपने जब पूछा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह से तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात को तूल भी नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मुहूर्त वगैरह का मामला रहा हो, लेकिन ये बात वैसे नहीं है। लेकिन अब तो एक रोज बाद की बात आ गई और जो आपने अभी देखा, जो आपने सवाल किया था उमा कौशल से, उस वक्त उनके चेहरे का भाव बड़ा, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे वो काफी डिप्रेस्ड हो गई हैं। तो क्या ये वाकई इतनी हल्की बात थी जो अनिरुद्ध सिंह कह रहे थे, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सीएम या डिप्टी सीएम इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनका कोई रिएक्शन आया है? जी हाँ, देखिए उमा कौशल की तरफ से बताया कि जैसे वो यहाँ पर शपथ लेने के बाद जैसे वो शाम को यहाँ सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे तो मुख्यमंत्री को जब इसके बारे में बता दिया तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि नहीं, आपका ऑफिस जो है वहीं पर रहेगा। देखिए बड़ी बात इसमें यह है, उमा कौशल और वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू निगम में कुलीग रहे हैं, वो पार्षद रहे हैं, साथ में 1997 की बात वो करें तो निगम की पूरी व्यवस्था को मुख्यमंत्री भी अच्छे से जानते हैं। इसके पीछे वजह क्या है ये देखना होगा कि ये आखिर क्यों किया गया। और जो दलील दी गई है आज कमिश्नर की तरफ से भी वो जो है सही नहीं लगती कि हाउस जो है बुलाना पड़ता है, 34 लोग वहां पर बैठेंगे, कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे, उस कमरे में यह संभव नहीं है। यही बात उमा कौशल भी कह रही है। और बड़ी बात इसमें यह थी कि अगर ये पहले से फैसला लिया होता तो ऐसा क्यों आपको रातों रात जो है कुर्सियां उठानी पड़ी, रातों रात रंग रोगन करना पड़ा। नया डिप्टी मेयर आने वाले तो उनको दूर किया जाना है। तो जो शासन के जो अंग है नगर निगम के अंदर, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक जगह पर जो है अगर मेयर और डिप्टी मेयर के ऑफिस होंगे, कमिश्नर का ऑफिस होगा, जनता जो अपने कामों के लिए वहां पर आती है, रोजमर्रा की बहुत सारी समस्याएं होती है, समस्याएं लेकर आती हैं, तो एक ही जगह पर जो है समाधान मिलना होगा। जैसी शिमला जैसी जगह में जहां पर जो है ज्यादा जगहों पर जो है गाड़ियां जाना संभव नहीं है, मॉल रोड से सब्जी मंडी तो पैदल ही आना है, पैदल ही जाना है। तो वो ये कह रही है कि जन सुविधा का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये फैसला यहाँ पर लिया है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी वो ऑफिस जो है उन्हें मिलता है, उस तभी वो जो है कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, तब तक वो वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे जैसा उनका कहना है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।